तो बच्चों यहाँ पर हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल्स। इससे पहले हमने एक दो वीडियो उसकी बना चुके हैं हम कि स्टीरियोकेमिस्ट्री के, उसमें कुछ चीज़ें बताई हैं जैसे कि कन्फिगुरेशन क्या होता है, कन्फॉर्मेशन क्या होता है, तो उनकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए पहले दो लेक्चर में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? 3 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल जैसे कि बच्चों ये बोर्ड क्या है? 2 डायमेंशनल है, इसमें क्या नहीं है? विड्थ नहीं है, तो पेपर होता हमारा 2 डायमेंशनल होता है। बाकी जब चीज़ों के अंदर क्या आ जाती है, 3rd डायमेंशन आ जाती है तो 3D कहते हैं। तो यहाँ पर इस लेक्चर में यही देखेंगे कि पहली बात तो यही है कि 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से करें और स्टीरियोकेमिस्ट्री में इसकी क्या नीड आ गई, क्यों इतना मतलब एम्फेसाइज दिया जा रहा है यहाँ पर कि इनकी ड्राइंग किस तरह से करें, मतलब इनका चित्र किस तरह से कॉपी पे बनाएं। तो ये चीज़ एक तो आपको समझनी होगी ये महत्वपूर्ण क्यों हुआ। प्रोजेक्शन, जैसे कि यहाँ पर प्रोजेक्शन फार्मूलाज है, प्रोजेक्टर होता है उसका चित्र बनना, मतलब उसको दर्शाना, प्रोजेक्शन। तो मॉलिक्यूल के क्या बनाए गए? प्रोजेक्शन फार्मूले बनाए गए। ये अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पर हैं, जैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, फ्लाइंग वेज और साहॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। मतलब मॉलिक्यूल को अलग अलग तरह से यहाँ पर बनाया गया, ड्राइंग की गई है। तो पहले बच्चों हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्शन फार्मूलों की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों हम मतलब इस तरह सीधे सीधे बॉन्ड लगा करके ही मॉलिक्यूल क्यों नहीं बना दे रहे। यहाँ से भी तो मॉलिक्यूल पता चल रहा है हमें कि ये कार्बन है, 4 इससे लिगेंड्स लगे हुए हैं, ये 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं, पता चल गया ये मॉलिक्यूल बन गया। तो फिर फालतू का ये सब प्रोजेक्शन फार्मूले अलग अलग तरह के बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि ये इस तरह से लिखने से, खाली बॉन्ड बनाने से, कार्बन से 4 एटम लगे हुए हैं, उससे हम पूरा रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं, है ना। तो हमें कुछ स्पेसिफिक तरीके चाहिए होते हैं। क्योंकि जैसे कि मॉलिक्यूल ये है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि पिछले लेक्चर में बात की, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, है ना। कोशिश कर रहा हूँ मैं सुपर इम्पोज करने की, तो रेड के साथ क्या आ रहा है? ग्रीन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल है, जिनका नाम हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि ये दोनों क्या है? इनैंशियोमर है, एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। लेकिन कैसी मिरर इमेज है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। अगर बच्चों इनकी कनेक्टिविटी की बात की जाए इन दोनों मॉलिक्यूल की, तो ये कार्बन है, 4 ये डिफरेंट लिगेंड है, सेम ऐसा है, कार्बन से 4 लगे हुए हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस ही केवल किस चीज़ का है? 3 डायमेंशन अरेंजमेंट का, कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इन दोनों में केवल ये डिफरेंस आ रहा है कि अगर इनके डिफरेंस की बात की जाए तो ये ब्लू वाला इसका इधर है, जबकि ब्लू वाला इसका इधर है, और ग्रीन वाला इधर है। मतलब इनके एक्सचेंज करने पर इसको तोड़ करके मैं यहाँ लगा दूँ और इसको तोड़ करके मैं इधर लगा दूँ, तो ये वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा। लेकिन साधारण तरीके से अगर इसकी ड्राइंग करने की कोशिश करेंगे खाली कार्बन से अटैच करके 4 ग्रुप्स, तो फिर हम इनमें डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इनको बनाने के लिए हमें स्पेशल कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि हम इसे भी बता सकें कि ये वाला डिफरेंट मॉलिक्यूल है और ये वाला डिफरेंट मॉलिक्यूल है। खाली सिंपल अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो कनेक्टिविटी तो कार्बन से ये 4 सेम लिगेंड इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, लेकिन डिफरेंस किस में आया? 3 डायमेंशन अरेंजमेंट में। इसमें ये ग्रीन इधर है, जबकि इस वाले मॉलिक्यूल में ग्रीन कहाँ पर आ रहा है? इस साइड में ये ग्रीन आ रहा है। तो इसे हमें नीड है यहाँ पर इस थोड़ा सा केयरफुली इनकी ड्राइंग की, ताकि हम स्पेसिफिकली बता सकें कि ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, और उनको ड्राइंग कर सकें। तो इनकी ड्राइंग के डिफरेंट तरीके हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ें फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, कि इनको बनाने का तरीका, ताकि हम 2 इनैंशियोमर्स को भी केयरफुली उनकी अलग अलग ड्राइंग कर सकें, कि उनका जो फिगर बनाई है उन्हें देख करके बताया जा सके कि ये वाला है और ये वाला है। तो बच्चों फिशर के अंदर उसके बाद हम अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें मैं केवल फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले की बात करूँगा। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा कि हमें क्यों नीड पड़ी इसकी, है ना, क्योंकि 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। तो बच्चों फिशर ने इसको देखा गया है। फिशर ने कार्बन पर, ये कार्बन है, इस पर 2 लाइन ड्रा की है। इस कार्बन पर एक ड्रा की है इस तरह बच्चों, वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, 4 लाइन ड्रा की हैं, 2 वर्टिकल और 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल। तो ये कार्बन है, कार्बन पे 4 लाइन ड्रा की, 2 वर्टिकल, ये वर्टिकल हो गई, और इस तरह इनको बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इन्होंने इस फिक्स तरीका कर दिया, जो ग्रुप्स वर्टिकल लाइन पर रहेंगे, जो ग्रुप क्या हो गई, ये वर्टिकल हो गई और ये क्या हो गई? हॉरिजॉन्टल हो गई।
लाइन, ये वाली लाइन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल हो गई, और ये लाइन क्या होगी, वर्टिकल। तो जो ग्रुप वर्टिकल पर हम रखते हैं वो अवे फ्रॉम द व्यूअर, जैसे आपकी साइड व्यूअर साइड है तो ये जो बॉन्ड है आपसे दूर की तरफ को जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द व्यूअर रहते हैं। तो ये वाले जो वर्टिकल पर यहाँ और यहाँ दो ग्रुप जो रखे जाएंगे तो ये क्या रहते हैं, अवे फ्रॉम द व्यूअर रहते हैं। ये होते हैं, ये अवे फ्रॉम द व्यूअर होते हैं। जो ग्रुप्स यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर रखे जाते हैं वो क्या होते हैं, टूवर्ड्स द व्यूअर होते हैं। तो इस लाइन पर जो ग्रुप रखते हैं वो कैसे होते हैं, टूवर्ड्स द व्यूअर होते हैं, ये याद रखना है, द व्यूअर होते हैं। तो फिर सर ने स्पेसिफिक तरीका बता दिया इनका कि कार्बन पे ड्राइंग किस तरह से करनी है, दो लाइन इस तरह से कार्बन पे वर्टिकल और दो लाइन क्या करनी है, हॉरिजॉन्टल करनी है। दो वर्टिकल जो लाइन रहेगी वो जो लिगेंड्स रहेंगे वो अवे फ्रॉम द व्यूअर रहेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल पर लाइन पर रहेंगे वो क्या रहेंगे, टूवर्ड्स द व्यूअर रहेंगे। इंपॉर्टेंट बात है, आगे काम आएगी, इस चीज़ को याद कर लो। यहाँ पर जो दो ग्रुप्स रहेंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर रहेंगे वो टूवर्ड्स द व्यूअर रहते हैं, और ये जो दो लाइन रहती है अवे फ्रॉम द। तो ये फ्लैट स्ट्रक्चर हो गई इस 3 डायमेंशन की, है ना। और हमने ये फिक्स कर दिया कि वर्टिकल लाइन पर अवे फ्रॉम द व्यूअर है और हॉरिजॉन्टल लाइन पर टूवर्ड्स द व्यूअर है। तो इस तरह ये फ्लैट स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाई जाती है। अगर वो जो एक से ज़्यादा कार्बन है तो जो कार्बन चेन है वो हम जनरली प्रीफर करते हैं कि वर्टिकल लाइन पर रहे, और यहाँ पर जो होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पर ये टूवर्ड्स द व्यूअर है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं मैंने डॉटेड पीछे की साइड में, मतलब ये बोर्ड से पीछे, और जो ये सॉलिड वेज वाली लाइन दिखाई है टूवर्ड्स द व्यूअर है। तो बच्चों एक से ज़्यादा कार्बन, यहाँ पे दूसरी चीज़ याद क्या रखनी है, एक से ज़्यादा कार्बन हो तो एक तो बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि 4 वर्टिकल लाइंस बनाते हैं इनको ड्राइंग करते हुए, जो हॉरिजॉन्टल होती है टूवर्ड्स द व्यूअर होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है ये अवे फ्रॉम द व्यूअर होती है। ये चीज़ याद हमें रखनी है। दूसरा बच्चों, अगर एक से ज़्यादा कार्बन होते हैं, क्या होते हैं, अगर एक से ज़्यादा कार्बन है किसी कंपाउंड के अंदर और उसका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बनाया गया है ना, मैंने ये 2 कार्बन लगा दिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगी ये वाले 2 कार्बन इस तरह से 2 ग्रुप्स हैं ये, और इस तरह से स्ट्रक्चर बनाई हुई है। OH और H आपकी साइड में है क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल रखे हैं, और ये CH3 क्या पीछे की साइड है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है बच्चों, ये क्या रहती है, इक्लिप्स रहती है। आगे हम इक्लिप्स और स्टैगर्ड पढ़ेंगे, इक्लिप्स रहती है। एक से ज़्यादा कार्बन होते हैं तो ये इक्लिप्स होती है, मतलब ये वाले बॉन्ड इसके सामने है, इस कार्बन का ये बॉन्ड इसके सामने है, इस कार्बन का ये बॉन्ड इस वाले के सामने है। तो इस तरह की जो कन्फॉर्मेशन होती है उसे क्या बोलते हैं, इक्लिप्स। मतलब स्टैगर्ड नहीं है। स्टैगर्ड में क्या होता है, ये जो V है ये वाला बॉन्ड उसके मिड में आता है इस तरह से, है ना। तो ये जो कन्फॉर्मेशन ये याद रखना है, ये किस में रहती है बच्चों, इक्लिप्स फॉर्म रहती है इस तरह से। ये इस तरह से ड्राइंग यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो यहाँ तो इस तरह तो बनाते नहीं, फ्लैट स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन फ्लैट स्ट्रक्चर में आपको हमेशा ध्यान रखना है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है पर जो ग्रुप्स हैं वो टूवर्ड्स द व्यूअर है, हॉरिजॉन्टल पर जो ग्रुप है वो टूवर्ड्स द व्यूअर है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें याद करने वाली हो गई, है ना, कि अगर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन मतलब पीछे लेक्चर में है कि 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं एक से ज़्यादा, जब उसका हम जो है यहाँ पर फिशर बनाते हैं तो जो कार्बन हैं उनको वर्टिकल लाइन पर रखते हैं, और वो क्या रहते हैं, अवे फ्रॉम द व्यूअर रहते हैं जो वर्टिकल लाइन पर होते हैं ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर होते हैं वो टूवर्ड्स द व्यूअर होते हैं। ये चीज़ हमें याद रखनी है। कुछ इसके स्पेशल फीचर्स हैं जिनकी हम यहाँ पे बात करेंगे, कि अगर बच्चों इनको हटा देता हूँ, इनकी बाद में बात की जाएगी। अगर बच्चों फिशर प्रोजेक्शन को 180 डिग्री रोटेट कर दें तो उसकी कन्फिगुरेशन में कोई चेंज नहीं आता। कन्फिगुरेशन में कोई चेंज नहीं आता, इसका मतलब ये है कि RS में और SR में चेंज नहीं होता अगर मॉलिक्यूल को 180 डिग्री चेंज रोटेट करें। कहने का मतलब अगर मॉलिक्यूल को मैं 180 डिग्री रोटेट करूँगा तो क्या नहीं होगा, अगर मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट है, ये एक फीचर है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इनको आपको समझना है कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि एक को दूसरे में चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 180 डिग्री रोटेट करने पर एक कन्फिगुरेशन दूसरी कन्फिगुरेशन में चेंज नहीं होता। देखो बच्चों 180 डिग्री रोटेट करने का मतलब, देखो इसको पहले तो इस तरह से पकड़ा जाए ताकि ये जो वर्टिकल लाइन पे ग्रुप है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर रहें, और जो हॉरिजॉन्टल पे ये 2 ग्रुप हैं ये टुवर्ड्स द व्यूअर रहें। अगर मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करता हूँ, देखो ये रोटेट किया, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन वही बना रहता है। जो वर्टिकल पर हैं वो अब भी
अवे फ्रॉम द व्यूअर है, जो हॉरिजेंटल पे है वो टुवर्ड्स द व्यूअर है। तो जो हमारा तरीका है, जो हमने फिक्स किया है कि वर्टिकल लाइन पर ऐसे ग्रुप्स रहें, अवे फ्रॉम द व्यूअर रहें, तो अवे फ्रॉम द व्यूअर है, तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करने पर कन्फिगरेशन में चेंज नहीं आएगा, मतलब मॉलिक्यूल वही, रिप्रेजेंटेशन हमारा वही रहेगा, यहाँ पर चेंजेस नहीं होगा। ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग हो जाए 180 डिग्री, मतलब ये ऐसा तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन क्या होने लगा है, आर का रिप्रेजेंटेशन आ जाए, ऐसा नहीं होगा अगर 180 डिग्री रोटेट करते हो, है ना। तो इसको अगर मैं 180 डिग्री रोटेट करूँ, कहने का मतलब अगर मैं इसको 180 डिग्री घुमा दूँ, ये इसके इक्विवेलेंट ही रहेगा, ये ऐसा तो ये ऐसे ही रहेगा। 180 डिग्री का मतलब है COOH नीचे ले आया मैं, CH3 अप चला गया, H इधर आ गया और CH3 इधर आ गया। तो अगर बच्चों इसका कॉन्फ़िगरेशन S था तो इसका भी S, अभी S लैक्टिक एसिड ही है, ये रिप्रेजेंटेशन गलत नहीं है। लेकिन तो ये क्लियर है, 180 डिग्री रोटेट करने पर उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आएगा, रिप्रेजेंटेशन हमारा सही बना रहेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो, अगर 90 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, 90 डिग्री रोटेट करें तो 90 डिग्री रोटेट करने पर मतलब ये है, इसको मैं कैसे ले आऊँ, इस तरह ले आऊँ, ये 90 डिग्री है, तो प्रेजेंटेशन गलत हो गया। सोचो क्यों गलत हो गया, क्योंकि अब जो ये वर्टिकल लाइन है इस पर जो ग्रुप है ये आपकी तरफ है, टूवर्ड्स द व्यूअर हो गए, जबकि हमने फिर सर ने क्या फिक्स किया है, वर्टिकल लाइन पर क्या होने चाहिए, अवे फ्रॉम द व्यूअर होने चाहिए था। तो तरीका ये सही था, ये वर्टिकल लाइन पर दो ग्रुप हैं, अवे फ्रॉम द व्यूअर, हॉरिजॉन्टल पर जो दो ग्रुप हैं टुवर्ड्स द व्यूअर, 90 डिग्री अगर रोटेट करते हैं तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो गलत हो जाता है, तो मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। 90 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करने पर रिप्रेजेंटेशन हमारा सही नहीं है, तो मॉलिक्यूल को 90 डिग्री नहीं घुमाया जा सकता, 180 डिग्री घुमाया है तो रिप्रेजेंटेशन सही है, उसमें श्योर है सही रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि जो हमारा वर्टिकल लाइन पर अवे फ्रॉम द व्यूअर था, फिर 180 डिग्री को रोटेट किया तो अवे फ्रॉम द व्यूअर ही लगा रहा। लेकिन 90 डिग्री के रोटेट करने पे गड़बड़ हो जाती है कि ये जो वर्टिकल लाइन पे टुवर्ड्स द व्यूअर हो जाते हैं, तो 90 डिग्री के रोटेट करने पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, रिप्रेजेंटेशन हमारा सही नहीं आएगा, है ना। क्योंकि हम तो उसको रीड किस तरह से करेंगे, वर्टिकल लाइन पर अवे फ्रॉम द व्यूअर ही रीड करेंगे, जबकि कहानी वो गलत हो गई, क्योंकि अब जो वर्टिकल लाइन पर टुवर्ड्स द व्यूअर आ गए तो हमारा पढ़ने का तरीका वो गलत हो गया, तो हमारा सही इन्फॉर्मेशन 90 डिग्री रोटेट करने पर नहीं देगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि वन इंटरचेंज ऑफ टू लिगेंड्स, चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन, अगर दो लिगेंड्स को चेंज कर दें तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। मतलब इस कार्बन से अटैच OH को यहाँ और H को यहाँ ले आऊँ, अगर वन इंटरचेंज करें, टू लिगेंड्स का वन इंटरचेंज करें, मतलब कहने का ये हुआ COOH CH3, इनको तो ऐसे लिख रहा हूँ, लेकिन इसको अगर चेंज करें HOH, तो बच्चों ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये हो जाएगा आर लैक्टिक एसिड। बहुत अच्छे समझ में आएगी ये बात, आर लैक्टिक एसिड, मतलब वन इंटरचेंज करने पर टू लिगेंड का एस किस में चेंज हो जाता है, आर में चेंज हो जाता है। मॉडल समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखो बच्चों, सपोज ये जो है कॉन्फ़िगरेशन कौन सा था, एस वाला था, है ना, और ये नीचे जो बना रखा है मैंने आर वाला है, इसको मैं उसी तरह से होल्ड कर लूँ, ठीक है। ये दोनों मैंने अलग अलग होल्ड कर लिए, तो इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन बच्चों क्या चेंज है, ये वाला मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें कब चेंज हो सकता है, ग्रीन वाला इधर आ जाए, खाली ग्रीन वाला इधर आ जाए और रेड वाला उधर चला जाए, तो वन इंटरचेंज लिगेंड से दिख रहा होगा मॉडल में, वन इंटरचेंज है, ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिगेंड का वन इंटरचेंज कर दे, मतलब रेड वाले को उधर ले आए और ग्रीन वाले को, इनको फिक्स रखते हुए, तो वन लिगेंड के इंटरचेंज करने पर क्या हो जाता है, ये कॉन्फ़िगरेशन इसमें चेंज हो जाती है। बच्चों नेक्स्ट है टू इंटरचेंज करने पर, टू इंटरचेंज का मतलब होता है बच्चों, टू इंटरचेंज का मतलब रेड, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो इसको, टू इंटरचेंज का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ इसको यहाँ ले जाऊँ, इसको यहाँ ले जाऊँ, और वाइट को यहाँ ले जाऊँ, है ना, ब्लू को यहाँ ले जाऊँ, तो इसका मतलब होता है कि इस तरह से 180 डिग्री का रोटेशन। ये कहा ना मेरा, वाइट को यहाँ ले जाऊँ, इसको यहाँ, टू इंटरचेंज, इसको यहाँ ले जाऊँ, इसको यहाँ ले जाऊँ, तो इस बात का तो मतलब ये होगा ना, ये दो देखो, ये ब्लू कहाँ आया नीचे, रेड ऊपर गया और ग्रीन उधर से इधर आ गया, और ये टू इंटरचेंज हुआ, मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री में वैसे कोई चेंज नहीं आता, तो इवन नंबर कहते हैं टू इंटरचेंज या इवन नंबर चेंज करने पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती। मॉडल को देखने से एकदम इजीली समझ बात आएगी। टू इंटरचेंज मतलब इसको यहाँ, इन दोनों का इंटरचेंज और इनका इंटरचेंज,
तो इनका इंटरचेंज जब 180 करते हैं तो दोनों का वाइट ऊपर है तो देखो नीचे आ गया, रेड उधर था तो ये इधर आ गया। तो कहने का मतलब मॉलिक्यूल 180 डिग्री जब रोटेट किया जाता है तो 2 इंटरचेंज के बराबर है वो। और हम देख चुके हैं कि 180 डिग्री रोटेशन से कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस नहीं आता है, ये हम पहले ही समझ चुके हैं। 1 इंटरचेंज से चेंज आ रहा है, 1 इंटरचेंज से चेंज आ रहा है कि ये इधर या ये इधर, तो एक दूसरे में चेंज हो रही है। तो कहने का मतलब ओड नंबर ऑफ इंटरचेंज अगर लिगेंड्स में करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन R की S या S की R हो जाती है। एक चीज़ और बच्चों, अगर किसी एक को होल्ड कर ले, बॉन्ड तो रोटेट करते रहते हैं, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ, अगर मैं इसको घुमा के किसी भी तरह से रिप्रेजेंट करूँ इस तरह से, इसको यहाँ तो ये यहाँ, तीनों को इस तरह से अगर चेंज करें तो कॉन्फ़िगरेशन कोई चेंज नहीं आएगा। कैसे भी लिख सकते हैं इनको, ठीक है। ग्रीन को वहाँ लिख दें, ग्रीन को रेड की जगह ले गए, तो ये आपस में चेंज करें। चलो इनको यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ क्या कह रहा हूँ। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कोई चेंज नहीं आता। कॉन्फ़िगरेशन तब तक चेंज नहीं होता जब तक कि हम बॉन्ड तोड़ करके एक दूसरे की जगह ना लगा दें। तो यहाँ पर बच्चों 2 इंटरचेंज पर करने पर कोई चेंजेस नहीं आता। तो 1 इंटरचेंज पर तो बता दिया कि चेंजेस आता है, 2 इंटरचेंज पर कोई चेंज नहीं आता। 2 इंटरचेंज का मतलब बच्चों H OH का भी चेंज करना है, H इधर ले आओ, OH इधर ले आओ, और इसका इसकी जगह चेंज करना है, CH3COH। तो बच्चों अगर ये S कॉन्फ़िगरेशन थी तो ये S कॉन्फ़िगरेशन ही बनी रहेगी। तीसरा क्या कह रहा था बच्चों, इसको फिक्स रखते हुए अगर आपस में इनको चेंज कर रहे हैं, हम क्या चेंज कर रहे हैं, OH की जगह H जाए, H की जगह CH3 चला जाए, CH3 की जगह OH जाए। यहाँ पे बना रहा हूँ मैं इसको, कह रहा हूँ COH को एक को तो वहीं पे रखें, बाकी OH की जगह कहाँ, ये OH चला गया, H कहाँ चला गया, CH3 की जगह चला गया, CH3 कहाँ चला गया, कहाँ पर आ गया, OH की जगह आ गया। तो ये 3 इंटरचेंजेस किए हमने इस तरह से, 2 इंटरचेंज के बराबर है, तो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होगा। ये ऐसा तो ये ऐसे ही बनी रहेगी, है ना, क्योंकि हम खाली बॉन्ड को रोटेट कर रहे हैं। ग्रीन को ब्लू की जगह ला रहा हूँ इस तरह से, तो खाली रोटेशन, बॉन्ड के रोटेशन से कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती। कॉन्फ़िगरेशन कब चेंज होती है, इसको तोड़ करके यहाँ लगाऊं और इसको तोड़ करके यहाँ लगाऊं। ये पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन कन्फॉर्मेशन में हम इस डिफरेंस को देख चुके हैं। तो ये जो चेंजेस है, इसको जो रोटेशन है, ये इस तरह का रोटेशन, वाइट को मैंने एक किसी ग्रुप को पकड़ लिया, जैसे COOH को फिक्स कर दिया, बाकी को रोटेट एक दूसरे की जगह ले गए, तो उससे कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती। तो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या क्या बताया, एक तो हमने फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, क्यों फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि बच्चों ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, खाली रीअरेंजमेंट का ही डिफरेंस है, इसमें कनेक्टिविटी सेम है। तो खाली ये इसकी जगह बैठे, ये इसकी जगह बैठ जाए तो दूसरा वाला कंपाउंड बन जाता है, इसका इनैंसियोवर बन जाता है। तो यहाँ पर हमें एक स्पेशल ड्राइंग की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले पढ़े हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। इसमें हमने क्या देखा कि इसमें क्या करते हैं, कार्बन पे वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिगेंड रखते हैं। तो जो बच्चों हम कहाँ पे रखते हैं, वर्टिकल लाइन पर रखते हैं, वो अवे फ्रॉम द व्यूअर होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर होते हैं वो टुवर्ड्स द व्यूअर होते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर मैंने बताया 2 कार्बन हो, इससे पहले बता दूंगा, 2 कार्बन अगर है कायरल कार्बन, तो उसका जो यहाँ पे प्रोजेक्शन फार्मूला होता है वो इक्लिप्स फॉर्म में होता है। कुछ यहाँ पे ये फीचर्स बताए मैंने, 180 डिग्री सेंटीग्रेड रोटेट करने पर, 180 डिग्री रोटेट करने पर कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आता है, क्योंकि ये जो चीज़ है टुवर्ड्स द व्यूअर है तो टुवर्ड्स द व्यूअर ही रहे ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और वर्टिकल लाइन पर अवे फ्रॉम द व्यूअर है तो अवे फ्रॉम द व्यूअर ही रहे। जो हमारा रखने का तरीका है इसको वो सही बना रहा। लेकिन 90 डिग्री के रोटेट करने पर क्या होता है, देखो ये टुवर्ड्स द व्यूअर है, 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ तो वर्टिकल लाइन पर टुवर्ड्स द व्यूअर आ गया, जबकि यहाँ पर ग्रुप्स कौन से होने चाहिए, इस लाइन पर जो रहते हैं अवे फ्रॉम द व्यूअर होने चाहिए थे, ये क्या हो गए, आपकी तरफ को आ रहे हैं, टुवर्ड्स द व्यूअर हो गए। तो 90 डिग्री चेंज करने पर चेंजेस आ जाता है। 1 इंटरचेंज करने पर, 1 इंटरचेंज जैसे कि इसके पहले देखा है, इसको इसकी जगह, तो कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे में चेंज हो जाता है। 2 इंटरचेंज करने पर वो किसके इक्विवेलेंट है, वो तो इक्विवेलेंट है 2 इंटरचेंज का, कि जैसे कि हमने 180 डिग्री रोटेट कर दिया हो, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है। इसमें इतनी बात करते हैं।